में कुछ नहीं है, सब्जियां है, आलू, टमाटर, गोभी, धनिया, पुदीना, ये सब है। उद्यमनगर नामक शहर में सेठ होशियारचंद नामक एक बहुत अमीर व्यापारी था, जिसने भ्रष्टाचार कर कर करोड़ों रुपए कमाए थे। एक दिन वह घबराते हुए आता है और अपनी पत्नी सुंदरी से बोलता है, चलो सुंदरी, जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो, हमें आज के आज ही यह शहर छोड़कर कहीं और जाना होगा। मेरे खुफिया आदमियों ने बताया है कि इनकम टैक्स वालों की नजर हम पर पड़ गई है। सुंदरी को यह सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वह जिद करते हुए बोलती है, नहीं जी नहीं, मैं नहीं छोड़ने वाली अपने इस प्यारे शहर उद्यमनगर को। मेरी सभी सहेलियां और मुझसे दिन रात जलने वाली मेरी पड़ोसन सब यही रहती है। अगर मैं यहाँ से चली गई तो उन्हें अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कौन जलाएगा। अगर हम यहाँ से जल्दी रफू चक्कर नहीं हुए तो तुम्हारे पड़ोसन का तो पता नहीं, लेकिन इनकम टैक्स वाले हमारी जरूर जलाएंगे। वही पैसा जिसके दम पर तुम अपनी सहेलियों के सामने शेखी बघारती रहती हो, समझी? सेठ होशियारचंद के लाख समझाने पर भी सुंदरी नहीं मानती और अपने जिद पर अड़ी रहती है। तभी होशियारचंद उसकी बात मानने पर सुंदरी को डायमंड नेकलेस देने का वादा करता है, जिसे सुनकर सुंदरी तुरंत मान जाती है। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो आपका ये थोड़ा सा एहसान कर दूंगी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए, उससे एक दिन भी ज्यादा नहीं, नहीं तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। देखो तो, ऐसे एक हफ्ते थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे करोड़ों का चूना लगा दिया, ऊपर से कह रही है कि मैं एहसान कर रही हूँ। क्या अकेले में खुसुर फुसुर कर रहे हैं और किसको चुना लगाने की बात कर रहे हैं? चुना नहीं तो मैं कहाँ चुना वुना की बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा था कि जल्दी से यहाँ से 9-2-11 हो जाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सेठ होशियारचंद और सुंदरी फटे पुराने कपड़े पहने, गरीब का वेश बनाए, ढुनकी नगर नामक एक गांव में जाते हैं और एक छोटी सी झोपड़ी किराए पर लेकर रहने लगते हैं। यह तो सरासर धोखेबाजी है। आपने तो कहा था कि एक हफ्ते तक किसी दूसरे शहर में रहना होगा। मैंने सोचा अमेरिका या स्विट्जरलैंड में रहेंगे, लेकिन आप मुझे यह किस देहात में लेते आए? यहाँ तो चारों तरफ केवल गोबर की ही बदबू आ रही है। गोबर की बदबू इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक तबेला है। वैसे भी ज्यादा नखरे मत दिखाओ और एक हफ्ते तक चुपचाप इसी गांव में पड़ी रहो। यह मत भूलो कि एक हफ्ते तक अपने घर से दूर रहने के लिए तुमने मुझसे शुल्क ले लिया है, डायमंड के नेकलेस के रूप में। सुंदरी खिजलाते हुए बोली, बस एक हफ्ते तक मैं यह सब बर्दाश्त करूंगी। उससे एक सेकंड भी ज्यादा हुआ तो आपकी खैर नहीं, सारा पहाड़ सिर पर उठा लूंगी, पहले ही बता देती हूँ। पहले अपना बैग तो उठाना सीखो, पहाड़ बाद में उठाना। वैसे आज खाने में क्या बनेगा, वह और उसके सामान की लिस्ट मुझे दे दो। मैं बाजार से सब्जियां लेते आता हूँ। शहर में तो नौकर सब्जियां ला देता था, यहाँ पर सब काम खुद ही करना पड़ेगा। सेठ होशियारचंद थैला लेकर सब्जियां लाने ढुनकी गांव के बाजार जाता है, जहां उसे रास्ते में गरीबदास नामक एक पागल भिखारी मिल जाता, जो अजीबो गरीब हरकतें कर रहते हुए सेठ होशियारचंद के ऊपर आकर गिर जाता है। उठ सालो मेरे ऊपर से। भिखारी होने के बावजूद तेरा वजन गैंडे की तरह इतना भारी कैसे है रे? जानवरों को मारकर खाता है क्या? दे दे, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। ये गरीबदास 10 दिनों से भूखा है, इस पर कुछ रहम कर, दे दे। हाँ देता हूँ। अब मेरे सिर पर आकर मत बैठ, भिखारी कहीं का। तभी सेठ होशियारचंद गरीबदास को कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर वह वहां से खुशी खुशी चला जाता है और सेठ होशियारचंद रतन सब्जी वाले के पास जाकर धीरे से उसे अपना थैला थमाते हुए बोलता है, इस थैले में माल है, इसे जल्दी से अपने सब्जियों के अंदर छिपा लो। आज शाम को मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समय से आ जाना, ठीक है? जी सेठ जी। शाम हो जाती है। रतन अपने सब्जियों के ठेले पर ढेर सारे कपड़े लादे सेठ होशियारचंद के घर जाता है। तभी भिखारी गरीबदास आकर उसके ठेले पर बैठ जाता है। चलो मुझे चांद की सैर पर ले चलो। 3, 2, 1 फुर उड़ो। ए पागल गरीबदास, ये मेरा ठेला है, उड़न तस्तरी नहीं, समझा? जो अंतरिक्ष में उड़कर तुझे चांद की सैर कराए। तभी अधिक वजन पड़ने के कारण रतन का जर्जर ठेला टूट जाता है
और उसका सारा कपड़ा जमीन पर गिरकर बिखर जाता है। देख मूर्ख गरीबदास, तेरी वजह से मेरा ठेला टूट गया। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी तेरे दांत तोड़ता हूं। रतन गुस्से से आग बबूला होकर एक डंडा लेकर गरीबदास को मारने दौड़ता है। गरीबदास डर से थर थर कांपते हुए सेठ होशियारचंद के घर के अंदर चारों तरफ भागता रहता है। ना, मुझे मत मारिए सब्जी वाले जी। मैं तो एक नन्हा मुन्ना भिखारी हूँ। देखिएगा, एक दिन मैं गांव का नाम बहुत रोशन करूंगा। तेरी वजह से मेरा ठेला टूट गया। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रुक, अभी तेरे दांत तोड़ता हूं। गरीबदास, तू किसी दिन हमारे गांव का नाम रोशन तो जरूर करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन चाहे जो हो जाए, आज मेरे हाथों पीटने से तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी सेठ होशियारचंद सारी स्थिति को संभालकर गरीबदास को अपने घर से बाहर भगा देता है और रतन के कान में धीरे से बोलता है। पैसे लाए रतन? कहाँ है? जी सेठ जी, लाया हूं, बाहर कपड़ों के अंदर रखे हुए हैं। सेठ होशियारचंद बाहर बिखरे कपड़ों को खोलता है, जिसमें नोटों की ढेरों गड्डी रहता है। यह देख वह खुशी से फूले नहीं समाता। शाबाश रतन, मुझे तुम पर नाज है। सब्जी के ठेले के अंदर ड्रग्स रखकर बेचने की हिम्मत सबके अंदर नहीं होती। हे। वह सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आप मेरा 10% देना मत भूलना, और इस ठेले को भी बना दीजिएगा। उस दुष्ट भिखारी ने इसे तोड़कर तहस नहस कर दिया है। अगले दिन सेठ होशियारचंद घबराते हुए चोरी छिपे अपने थैले में फिर से ड्रग्स रखकर रतन को देने जाता है। तभी रास्ते में उसे हुकुम सिंह नामक एक डाकू पकड़ लेता है और कड़कते हुए पूछता है, इस थैले में क्या है? हे, थैले में कुछ नहीं है। सब्जियां है, आलू, टमाटर, गोभी, धनिया, पुदीना, ये सब है। अगर यही सब है तो तू इतना घबराया हुआ क्यों है और इसे अपने छाती से क्यों चिपकाया है? और तेरे चेहरे पर इतना पसीना, ये इस बात का सबूत है कि इस थैले में सब्जियां नहीं बल्कि कुछ और है। तभी हुकुम सिंह सेठ होशियारचंद से वह थैला छीनने झपटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सेठ होशियारचंद अपनी पूरी जान लगा देता है, लेकिन वह थैला उसे नहीं लेने देता। नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, यह थैला मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा, भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, अगर तेरी यही अंतिम इच्छा है तो यहीं सही। तभी हुकुम सिंह के इशारा करते ही 2 गुंडे लाठी डंडा लेकर आते हैं और सेठ होशियारचंद पर प्रहार करने लगते हैं। सेठ होशियारचंद लहूलुहान हो जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। हाँ, देख लिया। इस हुकुम सिंह से पंगा लेने का नतीजा अभी भी समय है। सीधे से ये थैला मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अब एक और लाठी पड़ते ही तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाएगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, यह थैला मैं तुम्हें नहीं दूंगा, दुष्ट डाकू। यह सुनकर गुस्से से तमतमाता हुआ हुकुम सिंह जैसे ही सेठ होशियारचंद को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर गरीबदास आ जाता है और गुंडों को पीट कर उन्हें भगा देता है। भाग, दुर्रा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सेठ जी को मारने की? उन्हें सिर्फ मैं ही मेरा मतलब है कोई भी नहीं मार सकता। मैंने सही कहा ना सेठ जी? ही। अब ये 1.5 फुटिया कौन है? इसे तो मैं अकेले ही सबक सिखा सकता हूँ। हुकुम सिंह जैसे ही गरीबदास को मारने वाला होता है, गरीबदास उसे भी धूल फाकने पर मजबूर कर देता है और वह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। यह देख सेठ होशियारचंद बहुत खुश होता है। गरीबदास, आज तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मेरा एहसान भूलना भी मत सेठ जी, और इसके बदले रोज मुझे एक लॉलीपॉप देना, फिर मैं आपके सारे काम करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे इस दुष्ट डाकू से दोबारा लड़ना ही क्यों ना पड़े। ही। तू सचमुच बड़ा अनोखा आदमी है गरीबदास। लोग तो तुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे तू पागल लगता नहीं। मैं पागल नहीं हूँ सेठ जी, बस बच्चों की तरह शरारती हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे अनाथ होने कारण अपना बचपन जीने का मौका नहीं मिला। सेठ होशियारचंद को अपने घर के लिए एक नौकर की जरूरत थी, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदरी घर का कोई काम नहीं करती थी। यह सोचकर वह गरीबदास से बोला, मैं तुझे तेरी इस बहादुरी का इनाम देना चाहता हूँ गरीबदास। तू मेरे साथ मेरे घर चल और 1 हफ्ते तक वहाँ आराम से काम कर। उसके लिए मैं तुझे इतना पैसा दूंगा जितना तू साल भर भीख मांगकर भी नहीं कमा सकता। गरीबदास यह सुनकर खुशी से उछलते हुए सेठ होशियारचंद के साथ उसके घर चला जाता है, जहाँ नए नौकर को पाकर सुंदरी खुशी से फूले नहीं समाती।
आओ आओ गरीबदास, बताओ क्या क्या खाओगे। शाही पनीर, गर्मा गर्म पुड़ियाँ और मेवा वाली खीर। ही। ओफ, बस इतनी सी फरमाइश ठीक है, तुम बना कर खा लो और हमारे लिए भी बना देना, ठीक है। हे। गरीबदास बेमन से उठकर रसोई में खाना बनाने चला जाता है। होशियारचंद ने मुझसे कहा था कि उसकी पत्नी तो उससे ज्यादा चालाक निकली। पूछ तो ऐसी रही थी कि जैसे खुद अपने हाथों से मुझे खाना बनाकर खिलाने वाली हो। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। एक रात सुंदरी सज धज कर सेठ होशियारचंद को उठाती हुई बोलती है। उठिए जी, जल्दी उठिए, मैंने सामान पैक कर दिया है, जल्दी चलिए। हाँ शाह, इतनी रात को मुझे क्यों जगाया और कहाँ जाने के लिए इतना सज संवर कर बैठी हो? लो कर लो बात, भूल गए क्या हमारी क्या बात हुई थी कि हम एक हफ्ते तक ही यहाँ इस गोबरुटे गांव में रहने वाले थे। देखिए 1 हफ्ते हो गए, घड़ी में ठीक रात के 12 बजे है। हे भगवान, इतना समय की पक्की ये अपने सजने संवरने को लेकर रहती तो आज तक किसी भी फंक्शन में जाने के लिए मैं लेट नहीं होता। लेकिन नहीं, उस समय महारानी 10-10 घंटे सजेंगी। आज रात को 12 ही टिप टॉप से तैयार हो गई। क्या बड़बड़ कर रहे हैं जी, जल्दी चलिए, नहीं तो जितना देर करेंगे उतना समय हर घंटे के हिसाब से मैं आपसे इसका शुल्क वसूल करूंगी, जो होगा 1 तौला सोना प्रति घंटे। ही। तुम 1 तौला सोना नहीं, 2 तौला सोना लेना। खुश? लेकिन हम कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे, अभी मुझे सोने दो। सेठ होशियारचंद यह बोलकर चद्दर तान सो जाता है और सुबह होने पर अपना बोरिया बिस्तर बांध जैसे ही गांव से भागने की फिराक में होता है, उसे अपने घर के बाहर ढेर सारे पुलिसकर्मी खड़े दिखते हैं, जो रतन को पकड़े हुए थे, जिसका मुखिया गरीबदास था। गरीबदास, तुम और पुलिस, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। हाँ होशियारचंद, मैं भिखारी नहीं बल्कि एक खुफिया पुलिस ऑफिसर हूँ, जिसने तुम्हारे छल कपट, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार से कमाए गए अकूत धन दौलत का पर्दाफाश करने के लिए भिखारी का वेश बनाकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा। अब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। यह सुन सेठ होशियारचंद जोर जोर से हंसते हुए बोला। हे, मुझे पकड़ तो लोगे गरीबदास, लेकिन मेरे खिलाफ सबूत कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास सबूत के नाम पर केवल रतन और तुम्हारे कुछ साथी है, जिन्हें मैं कुछ पैसे देकर खरीद सकता हूँ। हाय, हे। गरीबदास भी हंसते हुए बोलता है। तुम्हारे पैसे की ताकत मेरे बुद्धि के ताकत से बड़ा नहीं है सेठ होशियारचंद। जब मैं तुम जैसे सेठों के घर में घुस सकता हूँ तो सबूत इकट्ठा करना कौन सी बड़ी बात है। रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। तभी गरीबदास के इशारा करते ही ढेर सारे ड्रग्स डीलर आ गए, जिन्होंने रतन से सेठ होशियारचंद का ड्रग्स खरीदा था। होशियारचंद को यह समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। तभी गरीबदास बताता है कि उस दिन जब मैंने पहली बार तुमसे टकराया था होशियारचंद, तभी मैंने तुम्हारे थैले में माइक्रोफोन डाल दिया था, जिससे मैं तुम्हारे सारे ग्राहक के बारे में जान गया और तुम्हारे घर में 1 हफ्ते रहने के दौरान शहर में चल रहे तुम्हारे सारे गोरख धंधे के बारे में भी जान गया। हाँ। यह सुनकर सेठ होशियारचंद बहुत दुखी होता है और हार मान जाता है। गरीबदास उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देता है, जहां कोर्ट उसे कठोर सजा सुनाती है। वही गरीबदास, हुकुम सिंह आदि अपने साथियों के साथ एक और भ्रष्टाचार के साम्राज्य को उजागर करने अगले मिशन पर निकल पड़ता है।